With the name of Allah Almighty. Canto 3. Acute Poetry 397. Close by Rape of the Lock. Close by those meets. चरागाहों के करीब, चरागाहें मैदान, सब्जे के मैदान. Forever crowned with flowers. वो चरागाहें जहाँ पर हमेशा फूल जमा रहते हैं, फूलों से लदे हुई चरागाहों के साथ. Where Thames with pride surveys his rising towers. और जहाँ से टेम्स रिवर गुजरता था और वो अपने ऊपर बड़े बड़े टावर दिखाता था. किसके? There stands a structure of majestic frame. यहाँ पर एक बड़ा सारा मैजेस्टिक, एक बड़ा ही ग्रेसफुल पूर्वकार एक फ्रेम स्ट्रक्चर ठहरा हुआ है. Which from the neighboring Hampton takes its name. और इर्द गिर्द के इलाके से उससे अपना नाम लिया है, हैम्पटन. अब तक इतनी बात हुई है कि टेम्स रिवर के किनारे पर और मिडोज के दरमियान में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पैलेस ठहरा हुआ है, महल, और उसका नाम हैम्पटन कोर्ट है. और इसका नाम हैम्पटन कोर्ट क्यों रखा गया? उस इलाके के लोगों ने रखा है, क्योंकि उस इलाके का नाम शायद हैम्पटन था, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया, हैम्पटन कोर्ट. नहीं, कोर्ट, कोर्ट का मतलब दरबार, जहाँ पर पहले वो इस तरह, हैम्पटन कोर्ट का मतलब है ऐसा दरबार जहाँ पर पॉलिटिशियंस मोस्टली बैठते हैं, स्टे करते हैं. Here Britain's statesmen oft the fall for doom. जहाँ पर बरतानिया के पॉलिटिशियंस, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियंस या ओहदेदारान ऑफ्ट अक्सर द फॉल डाउन फॉर डूम अक्सर आकर पेशन गोया करते थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ऑफ फॉरेन टायरेंट्स, और पेशन गोया करते थे किसके बारे में? फॉरेन, जो दूसरे कंट्रीज़ के जालिम थे, जालिम हुक्मरान थे, उनके बारे में पेशन गोया करते. एंड ऑफ निम्फ्स एट होम, और जो खूबसूरत लड़कियां घरों में बैठी होती हैं उनके बारे में पेशन गोया करते थे. व्हाट अ कंट्रास्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि एक तरफ तो वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, एक तरफ तो वो पेशन गोया करते हैं किसके बारे में? वो टायरेंट्स के बारे में, जालमों के बारे में जो दूसरे कंट्रीज़ पर रूल करते हैं. दूसरा वो निम्फ की बात करते हैं जो खूबसूरत लड़कियां घर में बैठी होती हैं. तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो ये कर रहे हैं. हाँ, उनकी गुफ्तगू में क्या आता है? उनकी गुफ्तगू में या जिक्र होता है फॉरेन टायरेंट्स का या घर में बैठी हुई खूबसूरत लड़कियों का, दोनों जिक्र करते हैं. तो दैट इज़ आल्सो स्टायर ऑन द हैम्पटन कोर्ट. और उससे रिलेटेड जो स्टेट्समैन हैं उस पर स्टायर हो गई है कि ये लोगों को या तो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं या देखें लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं. हेयर दाओ, और यहाँ पर तुम, ग्रेट एना, क्वीन एन, क्वीन एन को एना कहा है. 18th सेंचुरी के अंदर क्वीन एन वॉज द रूलर ऑफ 3 कंट्रीज, पोलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड. तो ग्रेट एना होम 3 राइम्स ओबे, जिसको 3 स्टेट्स ओबे करती हैं, यस सर कहती हैं. डोस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक, और बाज़ औक़ात यहाँ पर वो एना आकर, क्वीन एन आकर काउंसिल करती है. एंड समटाइम्स टे, और बाज़ औक़ात यहाँ आकर चाय पीती है. हिदर द हीरोज एंड द निम्फ्स रिसोर्ट, इधर यहाँ पर हीरोज, नौजवान हीरो, एंड निम्फ्स, और खूबसूरत लड़कियाँ, रिसोर्ट, यहाँ पर आती हैं. टू टेस्ट अ वाइल द फ्लेयर ऑफ अ कोर्ट, यहाँ पर इस कोर्ट की खुशियाँ हासिल करने के लिए. कोर्ट हालांकि अहम तरीन जगह है और इंतहाई संजीदा जगह है, लेकिन यहाँ पर खुशियाँ रहती हैं, खुशियाँ मिलती हैं, और यहाँ पर वो आती है खुशियाँ लेने के लिए, लड़के और लड़कियाँ. इन वेरियस टॉक द इंस्ट्रक्टिव हॉर्स दे स्पेन दे पास्ट, और कई कई गुफ्तगुओं के अंदर इंस्ट्रक्टिव
बड़े ही मेहनती किस्म के घंटे दे पास्ट वो गुजारते, मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू के अंदर वो कई घंटे गुजारते थे। हु गेव द बॉल, गुफ्तगू क्या होती, किसने दी थी डांस पार्टी, और पेड द विजिट लास्ट, या किसने आखिरी दफ़ा हैम्पटन कोर्ट में विजिट किया था। वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, एक बंदा बात करता है कि ब्रिटिश क्वीन की क्या शान व शौकत है। एंड वन डिस्क्राइब्स अ चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और दूसरा जिक्र करता है कि इंडियन एशियन इलाकों से किस तरह की एक नई स्क्रीन इन्वेंट की गई है। उस वक्त में जापान उस वक्त भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई ना कोई चीज़ ऐसे बना रहा था, कुछ स्क्रीन इस तरह की, तो ये उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इंडिया असल में ये जापान को कहा गया है या एशिया को कहा गया है, क्योंकि हम इंडियन तो 18वीं सदी में कोई ऐसी स्क्रीन नहीं बना रहे थे, हमें तो पता है। A third interprets motion, और तीसरा बंदा जो है वो हरकत और सकनात की बातें करता है, लुक्स, और झांका ताकी की बातें करता है, एंड आइज, और आंखों की बातें करता है। एट एवरी वर्ड रेपुटेशन डाइज, और हर एक लफ्ज़ पर रेपुटेशन मरती चली जाती है, रेपुटेशन ख़त्म होती जाती है। दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन डिस्क्राइब्स द चार्मिंग इंडियन स्क्रीन के बाद अ थर्ड इंटरप्रेट्स मोशंस, लुक्स एंड आइज, एट एवरी वर्ड रेपुटेशन डाइज। ये दो लाइन्स इंपॉर्टेंट है कि ये नौजवान बैठकर जिस तरह की गुफ्तगू करते थे उससे क्या होता था, लम्हा ब लम्हा रेपुटेशन ख़त्म होती जा रही थी, डिग्रेड हो जाता है इंसान। स्नफ फॉर द फैन सप्लाई ईच पॉज ऑफ चैट, हर गुफ्तगू के वक्फे के दौरान एक दूसरे को फ़ैन हैंड ओवर किया जाता, वो जो छोटा पंखा है हाथ में लिए हुए फ्लटरिंग फ़ैन, या नसवार हैंड ओवर की जाती कि जाओ नसवार रख लो। फिर सिंगिंग, और फिर गीत गाए जाते, लाफिंग, और यहाँ फनी हा हा कह के होते। ओगलिंग, ओगलिंग कहते हैं लॉन्ग ग्लेंसेस, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो लोग बैठे हुए तो मैं यहाँ से ऐसे करके ओ आखिर में बैठी हुई लड़की को देखता हूँ, ठीक है, तो उसे लॉन्ग ग्लेंसेस कहते हैं, इसको कहते हैं ओगलिंग कहते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे सामने गुजरी बैठी है लेकिन मैं पीछे देखता हूँ, ओ पीछे सन्ना बैठी हुई है, ठीक है, उसको देखता हूँ। सर लड़कियों को देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं? लड़कियों को देखते हैं, झांका ताकी होती है ना, ठीक है। वैसे कितना ये मज़ा आता है कि अगर गैदरिंग बहुत बड़ी है, 100 लोग बैठे हुए हैं, 50, तो वो इर्द गिर्द के लोगों को छोड़कर एक लड़की लड़का दूर से एक दूसरे ग्लैंस करना है। मेरे ख्याल में इस तरह लड़की ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती होगी। शादियों में होता है। होता है, सही कह रही है, शादियों में होता है, लेकिन हमें अदराक अब हुआ है, मसला ये है। एंड ऑल दैट, और यही कुछ होता था वहाँ पर। मीनवाइल डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे, और उसी लम्हे डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे यानी कि दोपहर के बाद, डिक्लाइनिंग बाद में सूरज के नीचे जाने के बाद, फ्रॉम नून ऑफ डे, डे के दिन का जब दोपहर होता है उसके डिक्लाइन के बाद, दोपहर के भी कमज़ोर होने के बाद, नीचे गिरने के बाद, यानी कि आफ्टरनून जिसे आप कहते हैं, असर से पहले, असर का वक्त आप कह सकते हैं। दैट इज़ नॉट इवनिंग, दैट इज़ नॉट नून, दैट इज़ आफ्टरनून। द सन obliquely shoots as burning ray, सूरज obliquely वो डिफरेंट एंगल से या ढलवान की सूरत में या तिरछे एंगल पर, आफ्टरनून में तिरछे एंगल हो जाता है ना, जिस तरह के इस वक्त है, अब क्या टाइम हुआ है, 2:30 हो रहे हैं, तो सूरज जब सलांट पर चला गया है ना, इसे कहते हैं obliquely रेज फेंक रहा है। अब डायरेक्ट रेज नहीं आ रही, तिरछी आ रही है। शूट्स एज बर्निंग रे, अपनी बर्निंग रेज को तिरछे अंदाज में फेंक रहा था सूरज। द हंग्री जज, ये फिर क्रिटिसिज्म है, बिटर क्रिटिसिज्म है, 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है। द हंग्री जजेस सून द सेंटेंस साइन, अब ये आफ्टरनून का वक्त है और भूखे जजेस फौरन ही सिग्नेचर कर देते हैं। एंड रिच हैंग, और बदबख्तों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। दैट ज्यूरीमैन डाइन, क्योंकि
तमाम अदालती लोगों ने दोपहर का खाना खाना होता है। अब जज दोपहर का खाना खाने के लिए भूख महसूस कर रहे होते हैं, तो वो जल्दबाजी में सिग्नेचर कर देते हैं कि जिसको फांसी देनी है दे दो फांसी इसे, तो सही जजमेंट नहीं करते। सो खाना खाने के लिए जज जो है किसी को फांसी पर चढ़ा सकते हैं अपने महदूद टाइम के अंदर। वो किसी की बात मजीद नहीं सुनना चाहते, यार जाना भी है, जो फैसला होता है बस यही फैसला ठीक है। द मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न्स इन पीस, और ताजिर भी एक्सचेंज इज द प्लेस जहाँ पर तिजारत होती है। ओके, जैसा कि पाकिस्तान और ईरान का एक बॉर्डर है जिसे तफ्तान कहते हैं। अब तफ्तान एक्सचेंज प्लेस है, वहाँ पर पाकिस्तानी भी जा सकते हैं और ईरानी भी आ सकते हैं। वहाँ पर वो अपनी चीज़ें जो सेल करें, जो परचेज़ करें, फिर अपने अपने कंट्रीज़ में वापस आ जाए। ओके, इस तरह चाइना के बॉर्डर में भी कुछ जगह है, इस तरह चमन के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी हमारा एक्सचेंज मौजूद है। एक ऐसा शहर बना दिया जाता है जिन दो मुल्कों के दरमियान हार्मनी होती है, लड़ाई नहीं होती, वो एक स्पॉट बना देते हैं कि इस जगह पर आकर ताजिर अपनी तिजारत करें और अपने अपने मुल्कों में वापस आ जाएं। यानी कि वो मेन पॉइंट होता है दोनों का, सेंटर पॉइंट कहते हैं। एक दूसरे को देते हैं या फिर सबको दे सकते हैं? वहाँ पे हाँ, सबको दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक दूसरे को, दो कंट्रीज आपस में करें, लोग जैसे सौदा करना चाहे कर सकते हैं जी। ओके, मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न्स इन पीस, और एक्सचेंज से लोग ताजर जो हैं वो पुरसुकून वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर मकसद क्या है? तफ्तान नहीं है यहाँ पर, मतलब है एक्सचेंज, तिजारत की जगह, मकाम कोई मार्केट। एंड लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज, और इसी तरह टॉयलेट्स की वो लंबी लेबर जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। मीन टू से वो कह रहा है जज इस वक्त सिग्नेचर करते हैं, जल्दी से घर भागते हैं, ताजर भी घर की तरफ भागते हैं, ये 2:30 बजे का वक्त है, लेकिन जो खूबसूरत दुशीज़ाएँ हैं वो अपने पूरे मेकअप कर लेती हैं, अब वो घर से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, मेकअप और टॉयलेट का होता है? हाँ, टॉयलेट का। ब्रिंडा नाउ होम थर्स्ट ऑफ फेम इनवाइट्स, ब्रिंडा अब जिसके अंदर फेम की थर्स्ट मौजूद है। इनवाइट्स का मतलब चाहे कुछ भी है, लेकिन हमें पता चल गया कि ब्लिंडा जिसके अंदर फेम, शोहरत हासिल करने की थर्स्ट मौजूद है। थर्स्ट का मतलब लालच, प्यास। ठीक है। बर्न्स टू एनकाउंटर 2 एडवेंचरस नाइट्स, बर्न्स टू वो जल भुन रही है, वो इस वक्त जलाल में है। टू एनकाउंटर के मुकाबला करना चाहती है, 2 एडवेंचरस नाइट्स 2 मुहिम जंगजुओं के साथ, यानी कि उसके अपोनेंट एक बैरन है, एक और आदमी है, इन 2 वो लोग हैं। तो एक कौन है? ब्लिंडा। 3 लोग मिलकर क्या खेलेंगे? ताश खेलेंगे, ओम्बर गेम खेलेंगे। अब वो 2 लोग जो ब्लिंडा के सामने बैठे हुए हैं, उसको पोप ने कहा है कि वो 2 जंगजू थे। 2 जंगजू के साथ अब ये ब्लिंडा बैठकर वेलवेट रेड कारपेट के ऊपर बैठकर ये ताश खेलेगी, जिसमें किंग होगा ताश के पत्तों में, ताश के पत्तों में क्वीन होगी, जोकर होगा, नेव होगा, ये सारी चीजें होंगी। Brenda, now home, thirst of fame invites Balls to encounter 2 adventurous knights at Umber singly to decide their doom. और उम्बर गेम पर सिंगली ब्लिंडा अकेली डिसाइड करेगी इन 2 जंगजुओं की किस्मत। एंड swell her breast with conquests yet to come, और ब्लिंडा का सीना इस वक्त फूला हुआ है with conquests yet to come, उस जीत से जिसने अभी आना है। कंक्वेस्ट्स का क्या मतलब होता है? फतह। वो फतह जो आने वाली है उससे ब्लिंडा का सीना फूला हुआ है। ब्लिंडा नहीं छोड़ दिया। अब स्टेट द 3 बैंड्स प्रिपेयर इन आर्म्स टू ज्वाइन, सामने 3 दस्ते तैयार हो गए हैं ज्वाइन करने के लिए, यानी कि 3 आर्मीज बन गई हैं। एक आदमी के साथ 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, बैरन के साथ 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, ब्लिंडा के साथ 3-4 लड़कियां इकट्ठी हो गई। अब 3 बैंड बन गए, 3 दस्ते बन गए, अब ये जंग करेंगे। ईच बैंड नंबर ऑफ द सैक्रेड 9, हर एक के पास
सैक्रेड 9 है, मुकद्दस 9 है, यानी कि हर एक के पास 9 पत्ते हैं। मुकद्दस 9 पत्ते सबको दे दिए गए, बांट दिए गए हैं। आप लोगों ने ताश की गेम खेली है? किस किस ने खेली हुई? हाथ खड़ा करें। अच्छा खासा खराब होना पड़ता है एम इंग्लिश के अंदर। ताश वाश खेलें, ताश नहीं खेलने देते घर वाले तो ओ नो मिलता है, कार्ड मिलते हैं ओ नो के, वो खेला करें घर में। चेस खेलें, शतरंज खेलें, चस उठाएं जिंदगी की, ठीक है। हाँ, soon as he spreads her hand, जैसे अब मैं ये चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, मैंने एक उसके ऊपर ऐड के ऊपर फेसबुक पर मैंने एक लड़की की तस्वीर लगा कर तो ऊपर एम इंग्लिश लिख दिया, नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दिया। तो बड़े रिजनेबल पर्सन ने बड़ा क्लेम भी किया कि सर आप टीचर हैं, आपको ये जेब नहीं देता। मैंने कहा मुझे ये तो पूछ लो मैं किस चीज़ का टीचर हूँ, और पढ़ाते क्या, हम यहीं तो पढ़ाते हैं सारा दिन कि लड़की कैसी होती है, कितना सीना उभरा हुआ है, कन्क्वेस्ट कितनी है, उसके अंदर जोश कितना है, वो क्या लड़ने जा रही है। तो पर जब स्टार्ट टॉपिक ही यही है, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे फिल्म बनाने वाले को कहें कि यार आप कितने बेशर्म है, लड़कियों की तस्वीरें बनाते हैं। जब उसका काम ही लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठी करना और उसको मूवी बनाना उसकी, तो उसको आप ये तो नहीं कह सकेंगे आप जी ठीक नहीं है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह की, तो यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। खराब लोगों के डॉक्टर बन रहे हैं। ओके, सून एज शी स्प्रेड्स हर हैंड, क्या मतलब है सना इसका? जैसे अपने हाथ के अंदर पत्ते फैलाती है। द एरियल गॉड, जो एरियल मुहाफिज है, परी है, डिसेंड, वो उतर आती है नीचे, एंड सिट ऑन ईच इम्पॉर्टेंट कार्ड, हर इम्पॉर्टेंट कार्ड पर एरियल आके बैठ जाती है। फर्स्ट एरियल फर्स्ट अपॉन अ मैटाडोर, और सबसे पहले एरियल आकर मैटाडोर पर बैठ जाती है। मैटाडोर इज आल्सो नेम ऑफ द कार्ड, ये पत्तों में सबसे इम्पॉर्टेंट पत्ता है, मैटाडोर इसको कहते हैं। देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बोर, और फिर हर परी अपने अपने रैंक के मुताबिक पत्तों की अहमियत को सिलेक्ट करते हुए उस पर बैठ जाती है। अच्छा, यहाँ कहा गया अकॉर्डिंग टू रैंक दे बोर, जिस तरह की परियां अपना रैंक रखती थीं, कब? फॉर सिल्फ्स, ये सिल्फ्स, येट माइंडफुल ऑफ देयर एंशिएंट रेस, अपनी पुरानी नस्ल को जहन में रखते हुए, और एज व्हेन वेमेन, जब वो औरतें थी। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रिंडा ने पत्ते खोले हैं, परियां आकर ऊपर बैठ गई हैं। जो चीफ परी है, आला नस्ल की औरत से ट्रांसफॉर्म होकर वो परी बनी थी, वो उसकी वही अहमियत है, वो सबसे अहम कार्ड पर बैठ गई है। दूसरी आम औरतें थीं, वो जब परी बनी हैं तो उनका रैंक परी की सूरत में भी छोटा है, तो वो छोटे रैंक के पत्ते पर आकर बैठ गई हैं। पत्तों में रैंक होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रैंक होता है इक्के का, ए लिखा होता है। उसके बाद जो रैंक होता है वो होता है किंग का, ओके, फिर क्वीन का, फिर जोकर का, फिर दैला, फिर नैला, फिर अट्ठी, फिर सत्ती, फिर चौकी, इस तरह। ओके, तो मैं दोबारा कर रहा हूं। फर्स्ट एरियल फर्स्ट अपॉन मैटाडोर, एरियल चीफ एरियल मैटाडोर के ऊपर इंपॉर्टेंट कार्ड पर बैठ गई। देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बोर, फिर हर परी आकर बैठ गई अकॉर्डिंग टू इट्स रैंक, पत्ते के ऊपर। फॉर सिल्फ, सिल्फ्स के लिए, येट माइंडफुल ऑफ देयर एंशिएंट रेस, क्योंकि ये सिल्फ अभी भी याद रखे हुए हैं अपनी एंशिएंट रेस को, अपनी पुरानी नस्ल को। पुरानी नस्ल में ये क्या थी? औरतें थी। गुड। और एज व्हेन वेमेन वंडर्स फॉन्ड ऑफ प्लेस, और ये अभी तक भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है अपनी प्लेस से, यानी कि जैसा रैंक ये लड़की होने के नाते, औरत होने के नाते रखती थी, परी होने के नाते भी उनके अंदर वही ख्वाहिशात मौजूद हैं और उसी रैंक की ख्वाहिशात हैं। तो अभी तक उन्होंने वो रंग, वंडर्स फॉन्ड ऑफ प्लेस, अभी तक वो फॉन्ड ऑफ प्लेस है। फॉन्ड का मतलब शौकीन होना,
अपने मकाम की अभी भी शौकीन है, ये अपने रैंक की अभी भी शौकीन है। Behold, 4 kings in majesty revered. देखो 4 किंग इन मजेस्टी, बड़े वक़ार के साथ रेवर्ड, डिग्निटी पाते हैं, इज्जत पाते हैं। 4 किंग बेलिंडा के हाथ में हैं और बड़ी इज्जत पाते हैं। With hoary whiskers and forky beard, और फिर यहाँ किंग की ग्रे रंग की मूछें हैं, एंड फोकी और तकोनी दाढ़ी है। अब आप देखें पत्तों पर जो बनी हुई शक्लें हैं, किस तरह राइटर बताता है पत्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ताश के, और कार्ड किस वक्त फेंके जाते हैं, मुकाबला कार्ड्स का कैसे होता है। ये सारी बातें अब हम डिस्कस करेंगे, बट आई विल नॉट ट्रांसलेट इट। दोहरा दो दोबारा, क्योंकि आप बातें कर रही थी। क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पार्टीज वो कार्ड अम्बर गेम खेल रहे हैं। वो बताएगा कार्ड कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर क्या डिज़ाइन बना हुआ है और उनका वकार, उनकी ताकत कैसे उसका टूनिक तस्वीर से नज़र आती है, और उनकी अहमियत क्या है, उन कार्ड्स के नाम क्या है। वो कार्ड जब कुछ लोग फेंकते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा फेंकता है, उसके ऊपर तीसरा फेंकता है, किसके कार्ड सरेंडर कर जाते हैं, किसका बादशाह मर जाता है, किसकी क्वीन गैर अहम हो जाती है। ये एक नर्व की गेम होगी, ज़बरदस्त गेम होगी, जैसे जंग के मैदान में। हम इसको ट्रांसलेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द अम्बर गेम। अम्बर गेम खेली कैसे जाती है, अगर मैं सीख भी आता तो आपको सिखाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। आपने घर जाकर कह रहा था अम्मी हमें तो ताश भी खिलाते हैं उधर। अम्मी कहते मेरा बेटा अंदर ना जाना, एक टीचर कोई सही टीचर नहीं। तो इसलिए दैट इज़ आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये इस बुक के सिलेबस में इंपॉर्टेंट लाइंस भी नहीं है, बट यू विल एंजॉय द रिदम, और कोशिश करें कि सेंस बनाने की कि क्या कहा जा रहा है। And 4 fair queens whose hands sustain a flower, the expressive emblem of their softer power. 4 knaves in garbs scantic are trusty bent, caps on their heads and halberds in their hands, and party-colored troops a shining train, draw forth to combat on the velvet plain. The skillful nymph reviews her force with care, let spads be triumphs, she said, and trumps they were. Now move to war her sable matadors, in show like leader of swarthy Moors. Spadilio, first unconquerable lord, led off 2 captive tramps and swept the board. As many more Menelio forced to yield, and marched a victor from the verdant field. Him Basto followed, but his fate more hard, gained but 1 tramp and 1 plebeian cord. With his broad sembre next, achieve in years the hoary majesty of spades appears. Puts forth 1 manly leg to sight revealed, the rest his many-colored robe concealed. The rebel knave who does his prince engage, proves the just victim of his royal rage. Even mighty palms that kings and queens overthrew, and mowed down armies in the fights of blue. Sad chance of war, now destitute of aid, falls undistinguished by the victor's fate.
Thus, for both armies to blend a yield, now to the barren fate inclines the field. His warlike Amazon her host invades, the imperial consort of the crown of spades. The club's black tyrant first her victim died, spite of his haughty mien and barbarous pride. What boots the regal circle on his head, his giant limbs in state unwieldy spread, that long behind he trails his pompous robe, and of all monarchs only grasps the globe. The baron now has diamonds, spurs, apes, the embroidered king who shows but half his face, and his refulgent queen with powers combined, of broken troops and easy conquest find, clubs, diamonds, hordes, and wild disorder seen with throngs promiscuous strew the level green. Thus when dispersed a routed army runs of Asia's troops and Afric's sable sons, with like confusion different nations fly of various habit and various dye. The pieced battalions disunited fall, in heaps on heaps one fate overwhelms them all. The knave of diamonds tries his willy outs and wins, oh shameful chance, oh the queen of hearts. At this, the blood the virgin's cheek forsook, a livid paleness spreads over all her look. She sees and trembles at the approaching ill, just in the jaws of wine and caudle. And now, as oft in some distempered state, on one nice trick depends the general fate. And as of old steps forth the king unseen, lurk in her hand and mourn his captive queen. He springs to vengeance with an eager pace, and falls like thunder on the prostrate ace. The nymph exulting fills with shouts the sky, the walls, the woods, the long canals reply. बहरहाल ब्लिंडा जीत गई है, हाँ, और बैरन हार गया है और दूसरा आदमी भी हार गया। ठीक है जी, ब्लिंडा जीत गई है। ओ थॉटलेस मॉर्टल्स एवर ब्लाइंड टू फेट। अब पोप की आवाज़ है, कहता है ओ थॉटलेस मॉर्टल्स, ऐ बेवकूफ़ इंसानों, एवर ब्लाइंड टू फेट, अक्सर तुम किस्मत से ब्लाइंड रहते हो, किस्मत से बेखबर रहते हो। टू सून डिजेक्टेड, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो। एंड टू सून अलेट, और बहुत जल्दी तुम एक्साइट भी हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। कैसी इंसान की फितरत है कि छोटा सा कोई इंसिडेंट हो जाए तो बहुत जल्दी वो मायूस हो जाता है और बहुत जल्दी ही एक्साइटेड होकर एक्सपेक्ट करने लग जाता है कुछ अच्छा। सडन दीज ऑनर्स शैल बी स्नैच्ड अवे, अचानक ही ये तमाम तर वकार इज्जत स्नैच्ड अवे हो जाएगी, आपसे छीनी जाएगी। एंड कर्स्ड फॉर एवर दिस विक्टोरियस डे, और तुम इस जीत के दिन पर हमेशा हमेशा लान तान करते रहोगे। For lo, the board with cups and spoons is crowded. लो, अब बोर्ड यानी कि टेबल, उस पर जमा हो गए हैं क्या? स्पून, हाँ, चम्मच, और कप्स और स्पून अब टेबल के ऊपर
क्राउडेड, जमा हो गए हैं। वो गेम खत्म हो गई, अब चाय शाय पीने, खाना पीना एंजॉय करना है ना। क्राउडेड, अच्छा क्राउंड लिखा हुआ है, क्राउंड का मतलब सजा देना, खूबसूरती के साथ कप और स्पून रख दिए गए हैं टेबल के ऊपर, क्राउंड कर दिए गए हैं, डेकोरेटेड कर दिए गए हैं। द बेरीज क्रैकल, और कॉफी के छोटे छोटे दाने यहाँ पर रखे गए हैं। एंड द मिल टर्न्स राउंड, और ये छोटी सी एक चक्की वहाँ पर रखी हुई है जिसके अंदर वो कॉफ़ी के दाने डालते हैं और फिर चलाते हैं हाथ से, तो रगड़ा हुआ मटेरियल पिसा हुआ साइड से गिरता है और फिर उसको काफ़ी हॉट वाटर में डालते हैं। यानी कि उसी वक्त ही कॉफ़ी के दानों को सामने बैठकर ही ग्राइंड किया जाता, पीसा जाता था। ऑन शाइनिंग अल्टर्स ऑफ जापान देयर इज, यही नहीं, अच्छा ओके राइट है, ऑन शाइन राइट है जी, मैं ठीक जगह से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ऑन शाइनिंग अल्टर्स ऑफ जापान देयर इज, और फिर शाइनिंग अल्टर्स, अल्टर किसे कहते हैं? कुर्बान गाह को। अब ट्रे को अल्टर कहा गया है। अब ये अल्टर उठा के ट्रे उठा कर ले आए हैं, शाइनिंग ट्रे, और जो जापान से थे, जापान की ट्रे उठा कर ले आए हैं। द सिल्वर लैम्प फेरी स्पेट्स ब्लेज, और फिर फेरी स्पेट्स ब्लेज, और फिर आग रंग की शोले वहाँ पर जलाए गए। और ये किसने जलाए शोले? स्पेट्स ने जलाए। ओके, द फेरी स्पेट्स ब्लेज, और वहाँ पर परियों ने शोले जला दिए। यानी कि वहाँ पर सिल्वर लैंप थे और लैंप के अंदर क्या था? शोले जल रहे थे। फेरी स्पेट्स ब्लेज, वो आग जैसी परियां वो दमकने लगी, भड़कने लगी, नजर आ रही थी। फ्रॉम सिल्वर स्पाउट्स, और चांदी जैसी केटल में से, द ग्रेटफुल लिक्वर्स ग्लाइड, वो मेहरबान लिक्विड ग्लाइड, ग्लाइड होता है जबान को ऐसे बाहर निकाल देना, ग्लाइड करते हैं, तो वहाँ से फौरन ही उस केटल के अंदर से, केटल के माउथ से वो मेहरबान लिक्विड जो है बाहर आया, यानी कि कॉफ़ी का पानी बाहर आया, खुशबूदार। लिक्विड माया कहते हैं, पानी को कहें। लिक्विड्स का मतलब लिक्विड है, कह रहा हूँ। While China's earth receives the smoking tide, जबकि चाइना की ज़मीन ने, यानी कि कप्स ने, पिर्च ने, कप्स ने क्या? रिसीव द स्मोकिंग टाइड, उसने रिसीव किया वो धुएं वाली लहर को, यानी कि वो डाला गया है, हॉट वाटर डाला गया है ना, तो उसने कहा जैसे समंदर की लहर डाली गई हो और धुएं वाली लहर आई हो उसके अंदर। एट वंस दे ग्रेटिफाई देयर सेंट एंड टेस्ट, और एकदम से दे ग्रेटिफाई, उन्होंने शुक्रिया अदा किया या उन्होंने शुक्रिया कहा, देयर सेंट एंड टेस्ट, यानी कि जिस तरह का टेस्ट और सेंट खुशबू आ रही थी, सब बड़े खुश हुए। एंड फ्रीक्वेंट कप्स प्रोलॉन्ग द रिच रिपास्ट, फ्रीक्वेंट कप्स, और कई कप्स प्रोलॉन्ग, देर तक चलते रहे। द रिच रिपास्ट, वक्फों के दौरान, इन रिच वक्फों के दौरान, मज़े मज़े के वक्फों के दौरान कई कप प्रोलॉन्ग रहे, पीते चले गए वो। स्टेट हो राउंड फेयर हर एरी बैंड, स्टेट हर, और फिर सीधा मंडलाने लगी, राउंड इर्द गिर्द, द फेयर, इस दोशीज़ा के, यानी कि बलिंडा के, कौन? एरी बैंड, वो जो सिल्फ्स थे, सिल्फ्स बलिंडा के इर्द गिर्द हॉवर करने लगी, चक्कर लगाने लगी। सम एज शी सिप्ड, कुछ उस वक्त जब वो सिप करती, कॉफ़ी पीती, चाय पीती। द फ्यूमिंग लिक्वर फैंड, वो फ्यूमिंग लिक्वर, वो लिक्वर जो कॉफ़ी मौजूद है कप के अंदर या चाय मौजूद है, उसके ऊपर फ्यूमिंग, फ्यूम का मतलब होता है धुआं उठना, ऊपर से बुखारात उठना। तो वो जो धुआं उठ रहा था, बुखारात उठ रहे थे चाय के ऊपर, तो परियां उसको फैन कर रही थी,
कि ये हट जाए बेलिंडा को ताकि कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो, या वो फैन करके उस खुशबू को उसके नाक तक भेज रही थी। Some over her lap their careful plumes displayed. कुछ परियां over her lap, उसकी गोद के अंदर, their careful plumes, वो एहतियात कर रही थी प्ल्यूम्स का, परों का, डिस्प्लेड, जो कि घेरे पर लगी हुई थी। घेरे पर लगे हुए कुछ पर थे, कुछ ऐसे रेशम लगा हुआ था, प्ल्यूम कहते हैं उसे, कलगी वो भी कहते हैं। वो जो लगी हुई थी डेकोरेशन, उसकी हिफाजत कर रही थी ब्रिंडा की ड्रेस पर। ट्रेम्बलिंग एंड कॉन्शियस ऑफ द रिच ब्रोकेट, और ये सारी कांप रही थी, कॉन्शियस थी रिच ब्रोकेट, इस कीमती लिबास से। ब्रिंडा के ब्रोकेट कीमती लिबास से ये सारी कॉन्शियस थरथरा रही हैं। कॉफ़ी विच मेक्स द पॉलिटिशियंस वाइज, कॉफ़ी ऐसी चीज़ जो कि पॉलिटिशियंस को वाइज कर देती है, ज़हीन कर देती है। एंड सी थ्रो ऑल थिंग्स, और फिर पॉलिटिशियन तमाम चीज़ों को देखते हैं विद हिज हाफ शट आइज, अपनी हाफ शट आइज के साथ। फिर क्योंकि ये पॉलिटिशियन ज़हीन हो जाते हैं काफ़ी पी पी के, फिर आध खुली आंखों के साथ दुनिया को देखते हैं। दैट इज़ आल्सो बिटर स्टायर, इनको अंडरलाइन करें। और ये लाइंस पहले किसी ने सवाल में इस्तेमाल नहीं की, तो इनको नोट करके बाहर ले आना है। बुक के स्टार्ट में कहीं पर ये लाइंस लिख देनी है, ताकि ये अगर सवाल में आप इस्तेमाल करेंगे किसी सवाल में, स्टायर के क्वेश्चन में, तो आपको नंबर मिलेंगे। समझे कि ये कपलेट लिखने का मतलब ये है कि डायरेक्ट 5 नंबर ले लेना, क्योंकि ये किसी भी सवाल में मैंने आज तक इस्तेमाल होता हुआ कपलेट नहीं देखा। टेक्स्ट पढ़ने का यही फ़ायदा है। जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सवाल खुद से बनाते हैं, ऐसा होता है। आपको ये गुर मिड में जाकर, यानी कि आप जब आधा लिटरेचर पढ़ लेंगे, तो फिर ये बात आपको मेरी समझ आना शुरू हो जाएगी और आप इस काबिल होना शुरू हो जाएंगे कि सवाल के अंदर, इवन कि मेरा लिखा हुआ सवाल भी है, तो उसको हऊ बहू याद करने के बजाय उसमें कुछ और ट्विस्ट भी डाले जा सकते हैं जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं। जिस तरह कि ये कपलेट दे दिया, अब ये कपलेट आपको पता चल गया। जब आप स्टायर का क्वेश्चन लिखें, वहाँ पर अगर कोई और कपलेट लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर ये कपलेट दे, ये नया कपलेट होगा, ये आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा। यस, इसे टेक्स्ट पढ़िए, और ये है भी अच्छा। काफ़ी जो कि पॉलिटिशियन को वाइज कर देती है, और पॉलिटिशियन फिर तमाम चीज़ों को हाफ ओपन आइज के साथ देखते हैं या हाफ शट आई के साथ देखते हैं। दरअसल क्या है कि ज़हीन लोग जितने होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, आधी खुली आंखों के साथ। अच्छा, तो ये बात है। और जब आधी खुली आंखों के साथ बैठे तो ये जहानत का सिंबल है। एट द सेम टाइम जब आपकी आंखें आध खुली, आप पूरा देख ही नहीं रहे, तो बोलेंगे क्या? गलत ही बोलेंगे ना। तो डबल ट्रिपल एंगल्स, लेयर्स और एज एक डिफरेंट टाइप का मजाक होता है। अब ये मजाक तो है, लेकिन ये मजाक आपको ज़हीन कर रहा है फिर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ये इंग्लिश लिटरेचर का खासा है। एंड सी थ्रू ऑल थिंग्स विद हिज ऑफ शट आइज सेंट अप इन वाइपर्स टू द बैरन्स ब्रेन, और फिर इन्हीं वाइपर से, बुखारात से, कॉफ़ी की बुखारात बैरन के ब्रेन तक पहुंची। न्यू स्ट्रेट जेम्स, और उसके अंदर आई न्यू स्ट्रेटजीज, नए नए आइडियाज, प्लान आ गए। जिसके जहन में द रेडियंट लॉक टू गेन, उस चमकदार लॉक को गेन करने के लिए नए से नए आइडियाज अंदर ऊद कर है। सीज, पकड़ ले, रैश यूथ, सीज, रुक जाओ, रैश यूथ, ऐ भटकी हुई जवान कौम, दिसेस्ट एर, रुक जाओ कि इससे पहले इट्स टू लेट, कि बहुत देर हो जाए। तंबीह की गई है, ऐ बेवकूफ़, रैश, गुस्ताख किस्म के नौजवानों, कोई भी बुरा काम करने से रुक जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हें कुछ सज़ा मिले मीन के। फेयर द जस्ट गॉड्स, वो इंसाफ परवर खुदा को याद करो। एंड थिंक ऑफ स्कैला's फेट, और स्कैला की किस्मत को याद करो। स्कैला ने, ये एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। फिर इसने अपने बाप के हेयर काट लिया था, चुरा लिया था कोई
सीक्रेट हेयर था जो इसने काट लिया था या चुरा लिया था, ठीक है, अपने बाप की बॉडी से हेयर एक बाल चुरा लिया था। फिर इसको पनिशमेंट मिली थी, गार्ड्स ने पनिशमेंट दी है कि इसको परिंदा बना दिया है, अब सारी जिंदगी के लिए वो उड़ रही है फिजा में, ठीक है, ये पनिशमेंट है इसका। फिर द जस्ट गॉड्स एंड थिंक ऑफ स्कैला's फेट चेंज टू अ बर्ड, स्कैला को बर्ड में तब्दील कर दिया था गॉड्स ने, एंड सेंट टू फ्लिंट इन एयर, और उसे हवा में छोड़ दिया कि वो सारी जिंदगी, फ्लिंट का मतलब फ्लाई करती रहे। शी डियरली पेज फॉर निसस इंजर्ड हेयर, उसे निसस के इंजर्ड हेयर, जख्मी बाल का खमियाजा चुकाना पड़ा था। निसस वाज हिज फादर ऑफ स्कैला। तो ये मिथोलॉजिकल जो करेक्टर होते हैं, यू कैन आल्सो सर्च इन यूट्यूब और यू कैन आल्सो सर्च इन गूगल में लिखेंगे करेक्टर्स का तो आपको पता चल जाएगा। बट वैन टू मिसचीफ मॉडल्स बैंड देयर विल, इंपॉर्टेंट लाइन है, और लेकिन जब गलती इंसान की विल के साथ मिलती है, जब इंसान वैन टू मिसचीफ, जब मॉर्टल्स, जब गलती करना मॉर्टल इंसान के जहन में हो, बैंड देयर विल, और उनकी ख्वाहिश से भी जाके मिल जाए, गलती और ख्वाहिश का कम्बिनेशन हो जाए, इंसान गलती करना चाहे जब, तो फिर क्या होता है, हाउ सून दे फाइंड फिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इल, तो नुकसान पहुंचाने के इंस्ट्रूमेंट कितनी जल्दी मिल जाते हैं। वो कहते नहीं कि बुराई करने के लिए निकलो तो बुराई के रास्ते पर फौरन बुरे लोग भी मिल जाते हैं आपको, हैं। वो कहते हैं जब आप कोई गलती करने की ख्वाहिश करते हैं तो फौरन ही गलती और बुरा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी आपको मिल जाते हैं। इस बात का क्या ताल्लुक, किस बात से ताल्लुक है। बैरन ने लॉक हासिल करने की कोशिश की, साथ ही क्रिस्पिसा ने कैंची दे दी। क्लैरिसा थी, क्लैरिसा ने साथ ही कैंची पकड़ा दी। हाँ ठीक है। जस्ट देन क्लैरिसा ड्रू विद टेम्पटिंग ग्रेस, फिर क्लैरिसा ने निकाला टेम्पटिंग ग्रेस के साथ, ऐसे दिखा के ऐसे निकाला बक्स ने, दिखा के टेम्पटिंग ग्रेस के साथ, कि भटकाने वाली ग्रेस के साथ, किसको, बैरन को भटकाए, उकसाए कि वो काम करे जो वो सोच रहा है। और टू एज्ड वेपन फ्रॉम हर शाइनिंग केस, चमकदार बक्से में से वो दो किनारों वाला वेपन निकाल के ले आई। ये थी कैंची। अब कैंची को उसने बढ़ा कर बन गया, टू एज्ड वेपन निकाल के ले आई। आपने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली जैसे क्वाइट न्यू मूवी, बाहुबली एक नई मूवी आई है। आई थिंक कि आपके लैपटॉप में है, आपके पापा के लैपटॉप में है, ठीक है। रात हमने, हाँ, हैव यू सीन? अच्छा, उस मूवी में देखें तो उसने एक हीरो ने ना एक वेपन बनाया हुआ होता है, बड़ा दिलचस्प होता है ना। ओल्ड एजेस में वो तलवारें आगे लगी होती हैं और वो ऐसे चरखी घूम रही होती है, तलवारें ऐसे खुद ब खुद ही चल रही होती है, ठीक है। अच्छा ओके, बाहुबली देखें। दिस इज आल्सो एपिक ये मूवी है, यानी कि एक एपिक हीरो पर ये मूवी बनाई गई है, ओके। तो इससे आपको एपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि एपिक हीरो कैसा होता है। ट्राई मूवी है, उसको देखें, उसके अंदर एक्लिस है। एक्लिस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिक हीरो क्या होता है। मूवीज और भी बहुत सारी देखनी है तो आप साथ साथ देखते जाए ना। मैं अब 2-3 मरतबा कह चुका हूँ तो आप ये देख लें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे कोई और चीज़ बताऊँ। वो एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ है। हमारी सारे लिटरेचर की मूवीज़ मौजूद हैं, ओके। तो हम बारी बारी देखते जाएंगे तो टाइम के साथ साथ हम अपडेट होते जाएंगे। तो आप में से मोस्टली लोग वहीं ड्रामाटिस्ट और मूवी राइटर और सॉन्ग्स राइटर और एनालाइज़र और नकाद, हम मोस्टली यही होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये शोबा हमारे यहाँ इतना मजबूत नहीं है, तो हम फिर टीचिंग में चले जाते हैं और लोगों को इस तरह से शऊर देते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज़ जो शऊर, जो चीज़ हम सीखते हैं, ये हमें मूवीज़, ड्रामाज और क्लिप्स के ज़रिए देनी चाहिए। वैसे हमारे लिए आसानी होने वाली है कि अब तो छोटे छोटे क्लिप हैं, फेसबुक पर डालते जाएं। जो आपको विजडम मिला है, जो आपने कोई चीज़ सोची है, कोई कपड़ा आपको अच्छा लगा है, आप उसको बोलें,
अपलोड करते जाएं फेसबुक पर, तो सुनने वाले आपको सुनेंगे। आप अपनी चेहरा नहीं देना चाहते तो अपनी पाँव दे दें उसके ऊपर, ठीक है, पीछे आवाज़ हो, ठीक है। वो कहेगा पाँव वाली सरकार है, कोई बड़ी बड़ी बातें करती है। ओके, टू एज्ड वेपन फ्रॉम हर शाइनिंग केस। शाइनिंग केस का क्या मतलब है, मुझे बताएंगे अनम। डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे में कैंची। डब्बे में कैंची, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट। उसने ऐसे वो टू एज्ड वेपन निकाल के दिया है जिस तरह के रोमांटिक लेडीज किसी जंगजू को असिस्ट करते हुए देती हैं। अगर आप एपिक मूवी देखेंगे, एपिक पोएम देखेंगे, तो जंगजू जब जा रहा होता है तो उसकी बिलवेड जो होती है वो उसे आकर हथियार मुहैया करती है, या उसको तवीज़ बांधती है, या उसको खंजर देती है कि हाँ, मुगल आजम मूवी में तलवार पकड़ाती है, ठीक है। तो ये भी क्लैरिसा भी ऐसे ही वो कैंची निकाल कर उसे प्रेजेंट करती है, प्रेजेंट द स्पेयर। जिस तरह के नाइट को कोई रोमांटिक सीन में लेडी स्पेयर नेजा पकड़ाती है, एंड आर्म हिम फॉर द फाइट, और उसका सारा का सारा आर्मी वाला लिबास पहनाती है ताकि वो फाइट अच्छी करे। आर्म का मतलब कि तमाम वेपन्स उसे देना। ही टेक्स द गिफ्ट विद रेवरेंस, और बड़े वक़ार के साथ वो उस कैंची को लेता है, गिफ्ट को लेता है, एंड एक्सटेंड्स, और उसे खोलता है। द लिटिल इंजन ऑन हिज फिंगर्स एंड्स, इस छोटे से इंजन को अपने फिंगर के दरमियान में, फिंगर के टिप्स पर खोलता है। दिस जस्ट बिहाइंड ब्लिंडाज नेक द स्प्रेड, और वो इसको जस्ट लिखा है, ब्लिंडा की नेक के भी जस्ट स्प्रेड करता है, खोलता है कैंची को। एज ओवर द फ्रेग्रेंट स्ट्रीम, जैसे ही खुशबू आती है कॉफी की, शी बेंड्स हर हेड, वो अपने सर को आगे झुकाती है। स्विफ्ट टू द लॉक और 1000 स्पिट्स रिपेयर, और तेजी के साथ लॉक के करीब 1000 स्पिट्स परियां रिपेयर पहुंच जाती हैं। अब वो पीछे जाता है कैंची के साथ, जो ही उसकी लॉक के करीब कैंची यूँ खोलता है तो ब्लिंडा नेचुरली थोड़ा सा खुशबू सूंघने के लिए कॉफ़ी के नीचे झुक जाती है। परियों को फौरन पता चल जाता है कि भाई ये लॉक कटने लगी है, तो वो लॉक के करीब परियां आ जाती हैं, ब्लिंडा बच गई है। 1000 विंग्स बाय टर्न्स, और 1000 विंग्स हैं परियों के, बाय टर्न्स ब्लो बैक द हेयर, और 1000 विंग्स हैं जो हवा देती हैं ताकि हेयर पीछे की तरफ चले जाएं। एंड थ्राइस दे ट्विच्ड द डायमंड इन हर ईयर, और 2 मरतबा वो उसके कान के अंदर जो बुंदे का डायमंड है, जो कांटे का डायमंड है कान में कांटे का, वो उसको 2 मरतबा पीछे की तरफ खींचती हैं ताकि ब्लिंडा पीछे देखे। अच्छा, 3 दफ़ा जी, 3 दफ़ा वो कान के अंदर मौजूद डायमंड को परियां पीछे खींचती हैं ताकि ब्लिंडा पीछे देख ले कि पीछे कोई शख्स उसको नुकसान देने वाला है। थ्राइस शी लुक्ड बैक, 3 दफ़ा वो पीछे देखती है ब्लिंडा। एंड थ्राइस द फो ड्रू नियर, और 3 दफ़ा दुश्मन वो पीछे की तरफ छुप जाता है, ड्रू नियर पीछे हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जस्ट इन दैट इंस्टेंट, इसी लम्हे, एंग्शियस एरियल साउट, वो गुस्से वाली एरियल साउट सीख की दूसरी बार आ पहुंचती है। द क्लोज, अब एरियल आ गई है, भाई मैं जाऊं, क्या मामला है, मामला यहाँ कोई गलत है, तो एरियल आती है। द क्लोज रिसेसेस, और करीब जब आती है तो सीक्रेट पता चलता है। रिसेसेस का मतलब सीक्रेट्स ऑफ द विर्जिन स्टार्ट, ब्लिंडा जिसको विर्जन कहा गया है, नेक खातून कहा गया है, पाक कहा गया है, इस विर्जन कुंवारी के ख्यालात से उसको कुछ सीक्रेट मिल गए। अब एरियल भागती हुई आई, कहाँ के बैठ गई,
ब्रिंडा के सीने पर जहाँ पर एक फूल लगा हुआ था, उस फूल के दरमियान में आके एरियल बैठ गई। जो ही करीब आके बैठी, दिल के उसको थॉट्स का पता चला है ब्रिंडा के दिल में किसी मर्द का ख्याल भी है। एक नया रोला पड़ गया एरियल के जहन में। एज ऑन द नोजगे, जैसे ही फूलों के गुच्छे पर, इनर ब्रेस्ट रिक्लाइन, जो उसके ब्रेस्ट पर था, किसके, ब्लिंडा के, रिक्लाइन, और वहां आकर जैसे ही बैठी है, कौन, एरियल। एरियल था या बैरन था? एरियल आके बैठी है। कहां पर? उसके ब्रेस्ट के ऊपर जो फूल था। ही वॉच द आइडियाज, उसने देखा आइडियाज राइजिंग इन हर माइंड, कि ब्रिंडा के जहन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं। सडन ही व्यूड, जल्द ही व्यूड, किसने देखा? इसी सिल्फ ने देखा। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर ऑड, उसकी तमाम तर छुपाने वाली अदाओं के बावजूद सिल्फ ने जान लिया कि इसके जहन के अंदर कोई और ख्याल है। एन अर्थली लवर, इसके दिल में तो कोई है, इस जमीन का बासी कोई लवर, लर्किंग एट हर हार्ट, जो इसके दिल के ऊपर लर्क कर रहा है, लुभा रहा है दिल को, दिल के साथ झूले झूल रहा है। ठीक है, अब सिर्फ आई क्या करने थी? बचाने। लेकिन जो ही आगे करीब बैठी तो उसको एक नया इंकशाफ हो गया कि ब्लिंडा के दिल में तो कोई लर्किंग लवर है। पता चला तो क्या हुआ? अमेज्ड, पहले तो वो बहुत ज़्यादा मसरूर हुई, हैरान हुई, कंफ्यूज्ड, फिर कंफ्यूज हो गई। ही फाउंड हिज पावर एक्सपायर्ड, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ काम हुआ था। वो चाहती थी कि कोई लवर इसके मन में ना आए, लवर तो आ गया, तो फिर क्या हुआ? वो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। किसकी? सिल्फ की। सिल्फ की। सिल्फ बचाने के लिए आई, लेकिन सिल्फ ने देखा कि इसके मन में तो कोई लवर है, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। रिजाइन टू फेट, उसने किस्मत पर छोड़ दिया फिर सब कुछ। एंड विद अ साई रिटायर्ड, और आह भरते हुए वापस आ गई। कौन? सिल्फ। द पीर नाउ स्प्रेड्स द ग्लिटरिंग फोरफेक्स वाइट, पीर, इस बैरन ने, आला नस्ल के इस आदमी ने, आला दर्जे शख्स ने, नाउ स्प्रेड, फैलाया, ग्लिटरिंग फोरफेक्स वाइट, इस फोरफेक्स को, चमकदार फोरफेक्स को, फोरफेक्स यहाँ पर सीजर, इस सीजर्स को उसने वाइड खोला, टू इनक्लोज द लॉक, ताकि लॉक को इसके दरमियान में दे। नाउ जॉइन्स इट, आप उसे जॉइन किया, टू डिवाइड, डिवाइड करने के लिए लॉक को। इवन देन बिफोर द फैटल इंजन क्लोज, इससे पहले कि ये फैटल मोहल्लिक इंजन बंद होता, क्लोज होता, लट कट जाती, रेच्ड सिल्फ टू फॉन्डली इंटरपोज्ड, एक बदबख्त सिल्फ, बड़ी शौकीन सिल्फ थी, इंटरपोज्ड, दरमियान में हायल हो गई। एक तहफ़्फ़ुज़ की शौकीन सिल्फ थी बदबख्त, वो बड़ी शौकीन थी और दरमियान में आ गई। फेट अज द शीर्स, और किस्मत ने बुला लिया, शीर्स, किसी तेजी को, शीर का मतलब होता है एक तेजी के साथ कट जाना, और किस्मत ने आज की ख्वाहिश की कि कट जाए। एंड कट द सिल्फ इन ट्वान, और सिर्फ दो हिस्सों में काट गई, ट्वान, ठीक है, टू से ट्वान किया उसने, दो हिस्सों में सिल्फ कट गई। देखो कैंची खोली, दरमियान में लाक आई, लाक को काटने के लिए बैरन ठहरा है, साथ ही सिर्फ दरमियान में हायल हो गई कि वो रोक दे दोनों फोक को, दोनों हिस्सों को कैंची के, लेकिन कैंची जल गई और वो जो सिल्फ थी वो दो हिस्सों में कट गई। ठीक है, अब लफ्ज देखें इस्तेमाल जो किया है, ट्वान, तो ट्वान एट द सेम टाइम टू से निकला है, एट द सेम ट्वान एक चीख की आवाज भी दे रहा है, ट्वान। ओके, परी किस तरह से चीखी होगी, ट्वान। ठीक है, सर परी कट गई, अभी लॉक नहीं कटी? लॉक भी साथ कट गई है डेफिनेटली, हाँ। बट एरी सब्सटेंस सून यूनाइट्स अगेन, क्योंकि वो एरी सब्सटेंस थी, वो हवा की मखलूक थी, परी थी, वो दोबारा इकट्ठी हो गई, यूनाइट हो गई। द मीटिंग पॉइंट्स सेक्रेड हेयर डिसीवर, और जहाँ पर दोनों एज मिले हैं कैंची के, सेक्रेड हेयर, वो मुकद्दस बाल, डिसीवर, वो कट गए, सेपरेट हो गए उसके सर से, फ्रॉम द फेयर हेड, उस खूबसूरत सर से, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए।
दोबारा कभी वो नहीं जुड़ सकते। ओए होए। देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज, फिर एकदम से फ्लैश्ड, चमकी है, लिविंग लाइटनिंग, जबरदस्त किस्म की रोशनी, फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से जबरदस्त रोशनी चमकी, एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर, और फिर उसने चीख मारी खौफ की, रेंड, जिसने फाड़ दिया, द अफ्राइटेड स्काई, डरे हुए आसमान को, और ऐसी जोरदार उसने चीख मारी खौफनाक कि डरे हुए आसमान को फाड़ दिया उस चीख ने। नॉट लाउडर शरीक टू बिटवीन हेवन और कास्ट, इतनी ज्यादा जोर की चीख तो बिटवीन हेवन को, मेहरबान आसमान को, मेहरबान जन्नत को, मेहरबान खुदा को इतनी जोरदार चीख नहीं मारी होगी यार कास्ट, कभी नहीं मारी होगी जितनी कि ये थी। व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, खासकर जब हस्बैंड मरते हैं या जब लैप डॉग मरता है, उस वक्त औरतें चीख मारती हैं। वो चीख भी इतनी बुलंद नहीं थी जितनी जोर की चीख बेलिंडा ने बाल के कटने पर मारी है। तो आपको पता चल गया, अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जहां जब मर्दों की बेइज्जती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पर मर्द का मरना, हस्बैंड का मरना या कुत्ते का मरना एक बराबर है, ठीक है। जो औरतें अपने हस्बैंड से तंग होती होंगी तो वो ऐसे करें, कुत्ता जब बंदा से चंगा है मर गया है। और व्हेन रिच चाइना वेजल्स फॉल्स फ्रॉम हर, या जब चाइना का जार जो है ऊपर से नीचे गिरता है, इन ग्लिटरिंग डस्ट, चमकदार किस्म की उसमें से डस्ट आ रही होती, उठ रही होती है, एंड पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाए, और पेंटेड टुकड़े पड़े होते नीचे। उस वक्त जिस तरह का दुख होता है और जिस तरह के जोर की लड़की चीख मारती है, ये चीख उससे भी कई ज्यादा बुलंद ऊंची चीख थी जो बेलिंडा ने लगाई है। अब बैरन की बात करते हैं। लेट रीड्स ऑफ ट्रायम्फ नाउ माय टेम्पल्स ट्वाइन, अब रीड्स, फूल, गार्लैंड ऑफ ट्रायम्फ, जीत के सेहरे, जीत के हार, नाउ ऑन माय टेम्पल्स ट्वाइन, मेरे सर के ऊपर ट्वाइन, लपेट दो। बैरन कह रहा है, ये बैरन कहता है ट्वाइन का मतलब लपेट दो, ट्वाइस कर दो, ट्विस्ट कर दो। टेम्पल का मतलब ऊंची जगह, बुलंद, यानी कि सर, मेरे सर के कहते रीत, फूल, गुलाब, हार, मेरे सर के गिर्द गुलाब या हार जो है लपेट दो। क्यों? द विक्टर क्राइड, जीतने वाले फाते ने जोर से चीख कर कहा, द ग्लोरियस प्राइज इज माइन, ये ग्लोरियस प्राइज, तोहफा जो है शानदार, ये मेरा है। अब उसने हाथ में वो लट पकड़ी हुई है, ये तोहफा उसने कहा मेरा है। वाइल्ड फिश इन स्ट्रीम्स, जब तक के नदियों के अंदर फिश रहेगी, और बर्ड डिलाइट इन एयर, जब तक हवा के अंदर, फिजा के अंदर परिंदे खुश रहेंगे, और इन अ कोच, जब तक बग्गियां चलती रहेंगी, एंड 6, और बग्गियों के आगे जब तक 6 घोड़े रहेंगे, द ब्रिटिश फेयर, जब तक के बर्तानिया की खूबसूरत लड़कियां उन कोचेस में बैठी रहेंगी, एज लॉन्ग एज एटलांटिस, जब तक के वो सेक्स के ऊपर लिखी हुई वल्गर एटलांटिस बुक शेल बी रेड, पढ़ी जाएगी, और स्मॉल पिलो ग्रेस अ लेडीज बेड, जब तक के लड़की के बिस्तर पर छोटा छोटा एक सोना सा सिराना रखा रहेगा, तब तक बैरन को याद रखा जाएगा कि बैरन ने फिलहाल लड़की की लट काटी थी और वो गिफ्ट उसके पास है, तब तक बैरन का नाम जिंदा रहेगा। ओए जब तक सूरज चांद रहेगा बैरन तेरा नाम रहेगा, ठीक है। While the visits such shall be paid on solemn days, जब तक औरतों के पास मुकद्दस दिनों पर मर्द विजिट करते रहेंगे, जब तक मुकद्दस दिनों पर औरतों से मर्द डेट करते रहेंगे। When numerous wax lights in bright order blaze, जब तक के बहुत ज़्यादा मोम की शम्में
फड़कती रहेंगी, चमकती रहेंगी, तब तक बैरन का नाम रहेगा। वाइल निम्स टेक ट्रीट्स, जब तक खूबसूरत लड़कियां दूसरे मर्दों के हाथों ट्रीट लेती रहेंगी, बैरन का नाम जिंदा रहेगा। और असाइनेशंस गिव, जब तक लड़कियां डेट की डेट देती रहेंगी, तब तक बैरन का नाम रहेगा। सो लॉन्ग बाय ऑनर, तब तक मेरी इज्जत कायम रहेगी। नेम, मेरा नाम याद रखा जाएगा। एंड प्रेज शैल लिव, और मेरी तारीफ की जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब बैरन शोखी मार रहा है कि जब तक अब नदियों में मछली तैरेगी, जब तक कि औरतें डेट पर जाती रहेंगी, जब तक कि औरतें छोटे पिल्लों के साथ बैठेंगी। लड़कियों के पास का छोटा सा गिलास रखा होता है निक्का सा ऐसे, उसमें पानी पीती हैं, या छोटी सिरानी रखी होती है अपने पास, उसके साथ बैठती हैं। ये सारी चीज़ें पोप तो जानता है खूब। अच्छा, और क्या करती हैं? लड़कियां नहीं करती, उसने कहा था। और परिंदे जब हवा में जब तक रहेंगे तब तक उसका नाम रहेगा। What time would spare, जिस चीज को वक्त ने माफ कर दिया, जिस चीज को वक्त ने छोड़ दिया, जिस चीज को वक्त ने तबाह नहीं किया, खत्म नहीं किया। फ्रॉम स्टील रिसीव्स ए डेट, तो चोरी ने थोड़ा सा रह गया। हाँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ गई है, ये बैरन की खुशी पर है। ओके, जिस चीज को वक्त ने बुरा नहीं किया, तबाह नहीं किया, तो चोरी ने उसका खात्मा किया। अब ये कहते हैं कि चोरी एक अहम चीज है। सपोज चेयर है, इसको, या मोबाइल है, 5 साल गुजर गए हैं, मोबाइल बुरा नहीं हुआ और मेरे पास मौजूद है, फिर आखिर इसको चोरी नहीं, आखिर इसको खत्म करना है, मेरे हाथ से लेना है, इसकी जान छूटनी है। ठीक है, अगर जिस चीज को वक्त ने बुरा नहीं किया, खत्म नहीं किया, उसको फिर चोरी खत्म करती है। ये नया लॉजिक है मिस्टर बैरन का। एंड मोनूमेंट्स, जैसे कि मोनूमेंट्स हैं, उनमें स्टैचू वगैरह होते हैं, एंजल्स के, गॉड्स के शक्लें बनाई होती हैं। लाइक मैन, जैसा कि इंसान है, सबमिट टू फेट, वो किस्मत के हाथों आकर सरेंडर कर जाते हैं। स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड डिस्ट्रॉय, स्टील कुड, चोरी कर सकती है देवताओं की मेहनत को भी तबाह। चोरी वो जालिम चीज है कि जो देवताओं की मेहनत को तबाह कर सकती है। एंड स्ट्राइक टू डस्ट द इंपीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय, और ट्रॉय के वो शाहाना टावर्स को तबाह कर सकती है, खत्म कर सकती है। जब आप मूवी ट्रॉय देखेंगे, उसके अंदर ट्रॉय बहुत मजबूत किला था और ट्रॉय में दाखिल होना नामुमकिन था, तो फिर एक हॉर्स बनाया गया बड़ा सारा, और हॉर्स बनाकर आर्मी जो बाहर बैठी थी कई महीनों से, वो वापस चली गई थी, और वो लोग किले से बाहर निकल आए, भाई हमारे मुखालिफ चले गए हैं, और एक बड़ा सारा लकड़ी का घोड़ा छोड़ गए हैं। तो उन्होंने कहा ये घोड़ा देवता ने हमारी एप्रिसिएशन के लिए यहाँ छोड़ा है। उस घोड़े को वो लेकर अंदर चले जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स को जब अंदर लेकर जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स के अंदर, मैंने यहाँ तक कोई चीज़ मारनी है, ट्रोजन हॉर्स के अंदर क्या है, सारी आर्मी के लोग छुपे हुए होते हैं, और रात को बाहर निकल आते हैं और पूरे किले पर फिर लड़ाई हो जाती है और कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि अब ट्रोजन हॉर्स के अंदर चोरी से गए थे ना वो, तो कहता है कि ये चक्कर क्या है? अच्छा, तो गॉड्स की मेहनत को भी तबाह कर सकती है क्या? चोरी। और ट्रॉय के वो कद-आवर इंपीरियल शाहाना जो टावर्स थे, उनको भी खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। किसने? स्टील ने। स्टील कुड द वर्क्स ऑफ मॉडल प्राइड कन्फाउंड, स्टील कुड कर सकती है द वर्क्स ऑफ मॉडल प्राइड, इंसान की फख्र को कन्फाउंड, तबाह। चोरी इंसान के फख्र को तबाह कर सकती है। एंड ह्यू ट्रैम्फल
आर्क्स, आर्क्स का मतलब टू द ग्राउंड। गेट्स, आर्क्स का मतलब यहां पर गेट या गेटवे। एंड ह्यू, और बड़े सारे, ट्रम्फल, जीत वाले, बड़े जीत वाले, आर्क्स गेट्स को, बड़े जीत वाले गेट्स को, यानी कि बड़े बड़ी स्टेट्स के गेट को टू द ग्राउंड, जमीन पर ला सकती है चोरी। गेट्स क्या है? दरवाजे? दरवाजे, जो मुख्तलिफ शहरों के बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर बादशाही किले पर दरवाज़ा है, तो इतने बड़े बड़े दरवाज़ों को ज़मीन बोझ कर सकती है चोरी। व्हाट वंडर देन, फिर तू क्यों हैरान है, तू क्यों परेशान है। फेयर निम्फ, प्यारी लड़की, बेलिंडा, तू क्यों फिर परेशान होती है। जब चोरी इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकती है, तो तेरी लट भी तो कट सकती है। ठीक है, द हेयर शुड फील, तो फिर तुम्हारे हेयर भी फील करें। द कॉन्करिंग फोर्स, के जीतने वाली ताकत कैसी होती है। ऑफ अनरेजिस्टेड स्टील, और वो चोरी जिसको रोका नहीं जा सकता, बेलगाम चोरी को भी महसूस करें तुम्हारे पार, यानी हाँ, चीज का भी नहीं। जिसको रोका ना जा सके। अनरेजिस्टेड स्टील के लेडी अगर इतने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दे सकती है हिस्ट्री के अंदर ये चोरी, तो फिर तेरी लट भी कट सकती है। हैरान क्यों है आप। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।